तो कैसे हो दोस्तों। होप सो आप सब बढ़िया होंगे और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मार्केट में सिर्फ डायरेक्शन बताना काफी नहीं होता। रियल एज तब आता है जब आप राइट ऑप्शन को चूज करते हो। इस पार्ट में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की, एक ऐसा टूल जो स्मार्ट ट्रेडर्स को एवरेज ट्रेडर्स से अलग करता है। तो स्वागत है आपका एपिसोड 5 पार्ट 2 में। अगर आपने ऑप्शन चेन को सही पढ़ना सीख लिया तो आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते हो, बल्कि डेटा के साथ डिसीजंस लेते हो। ऑप्शन चेन का एक बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। ऑप्शन चेन बेसिकली एक मैप है जहां पे ऑप्शन चेन बेसिकली एक मैप है जहां हर स्ट्राइक प्राइस पर बायर्स और सेलर की पोजीशंस दिखती है। यही से हमें पता चलता है कि मार्केट किस लेवल को डिफेंड कर रहा है और मार्केट किस लेवल पे एक प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। तो चलिए फिर हम निफ्टी 50 के एग्जांपल के साथ ऑप्शन चेन को डिकोड करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पॉट प्राइस से, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि ऑप्शन चेन जाने के लिए आपको, अगर आपका किसी भी ब्रोकर में अकाउंट है तो आप अपना लॉगिन कर दीजिए और यहाँ पे आप निफ्टी 50 में जाइए। वहां पे आप ऑप्शन चेन को सिलेक्ट करना। जब आप ऑप्शन चेन को सिलेक्ट करोगे तब कुछ इस प्रकार से डेटा दिए जाएंगे। अब अगर हम डेटा की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पहले आपको जो डेट्स दिख रही है, ये अलग अलग एक्सपायरी की डेट्स है। ये एक्सपायरीज क्या है उसको हम बाद में समझेंगे। अभी के लिए आप समझो कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है, इसके पहले वाले पार्ट में हमने आपको बताया था कि जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कुछ एक्सपायरीज होती है, कुछ वीकली एक्सपायरीज होती है और कुछ मंथली एक्सपायरीज होती है। आइए अब हम थोड़ा और इन डेप्थ में जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे आप डेटा में देख सकते हो, यहाँ पे स्पॉट करके लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पॉट प्राइस से। स्पॉट प्राइस यानी कि निफ्टी 50 का करंट लाइव प्राइस, जहां पे निफ्टी अभी करंटली चल रही है, इसे हम कहेंगे स्पॉट प्राइस। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम इसके चार्ट में जाते हैं तो आप देख सकते हो करंटली निफ्टी 50 कुछ 25,670 टू 80 के आसपास चल रही है। तो निफ्टी 50 का जो हम स्पॉट कहेंगे वो है 25,682, जहां पे लाइव निफ्टी 50 अभी चल रहा है। स्पॉट प्राइस हमेशा फ्लक्चुएट करती रहती है। जिस प्राइस पे निफ्टी मूव करती रहेगी उस मूवमेंट के लिए हम उसे कहेंगे निफ्टी 50 की स्पॉट प्राइस। अब हम एक की टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है स्ट्राइक प्राइस। आपने अभी इसके पहले वाले पार्ट में भी स्ट्राइक प्राइस जैसा कुछ नाम सुना होगा और यहाँ पे आप देख भी सकते हो। ये ये जो सारे हैं इन सबको हम कहेंगे स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जिसमें आप ऑप्शन को एक्सरसाइज कर सकते हो। ये वो लेवल है जहां से ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन होता है। अब ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो ये जो अलग अलग जो प्राइस दी गई है इसे हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। जैसे हो गया 25,500, 25,550, 25,600, 25,650, 700, 750, 800, 850। ये सारी जो आपको दिख रही है ये सारी स्ट्राइक प्राइस है। ये स्ट्राइक प्राइस वो प्राइस है जहां पर ऑप्शन होल्डर को बाय या सेल करने का राइट मिलता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, ये जो पोर्शन है इसको हम कॉल ऑप्शंस कहेंगे। ये इतने से पोर्शन को हम कॉल ऑप्शंस कहेंगे और ये जो है इसको हम पुट ऑप्शंस कहेंगे। अब ये जो कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस है वो क्या है इसके बारे में हम इन डेप्थ में बात करेंगे। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अभी आप फिलहाल मेरे साथ बने रहिए। तो अगर कॉल ऑप्शन में आपको 25,500 की स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदना हो तो आपको उसके लिए पे करने होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो उसकी प्राइस 400 है। और 400 अगर आप ये ऑप्शन को बाय करना चाहते हो तो 400 इंटू 65 आपको करना होगा। और जैसे कि आप देख सकते हो ऑप्शंस में लॉट में ट्रेडिंग होता है, तो एक लॉट लेना कंपलसरी है। तो यहाँ पे टोटल कुछ आ रहा है 26,000। तो इस तरीके से आप ऑप्शन को बाय भी कर सकते हो और आप ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। यहाँ पे हम सेलिंग की प्राइस देखते हैं।
सेलिंग इसका कुछ 2 lakhs में होता है। जैसे कि हमने इसके प्रीवियस पार्ट में भी बात की थी कि बाइंग में आपको जो अमाउंट लग रही है उसमें आपको मार्जिन नहीं लगता है, और सेलिंग जब भी आप करते हो तो सेलिंग के लिए एक मार्जिन रिक्वायर्ड होता है जो हमें पे करना रहता है। ठीक है, तो आइए फिर समझते हैं। स्ट्राइक प्राइस सिर्फ नंबर नहीं होता, ये एक डिसीजन जोन होता है जहां पे बायर्स को होप होती है कि प्रीमियम बढ़ेंगे, और सेलर्स प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं कि कितना प्रीमियम गिरेगा। इसीलिए हर स्ट्राइक प्राइस पे आप अलग अलग प्रीमियम, रिस्क एंड प्रोबेबिलिटी देखोगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि अगर आपको 25,550 का कॉल खरीदना है तो आपको लगेंगे 362। अगर आपको 25,700 का पुट खरीदना है तो आपको लगेंगे 203 रुपीज। तो जो स्पॉट प्राइस है वो, अभी हम निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, निफ्टी 50 का जो करंट लाइव प्राइस चल रहा है मार्केट में उसे हम कहेंगे स्पॉट प्राइस। और जो स्ट्राइक प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस अलग अलग स्ट्राइक्स होती है जो आपको ऑप्शन बाय या सेल करने के लिए, यानी कि बाइंग और सेलिंग को एक्सरसाइज करने के लिए ये डिफाइन होता है। अब जो हमने उसके प्राइजेस देखे थे उसे हम कहेंगे प्रीमियम। जैसे कि अगर आपको सी का एक कॉल बाय करना होता है, जैसे कि हम एग्जांपल में ले लेते हैं 25,500, अगर आपको सीई का ऑप्शन बाय करना है तो आपको जो प्रीमियम पे करना है, यानी कि जो प्राइस पे करनी है उसे हम कहेंगे प्रीमियम, और इसे हम एलटीपी के नाम से भी जाने जा सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म है लास्ट ट्रेडेड प्राइस। अब हम बात करते हैं सीई की और पीई की, कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन। तो जब भी, जैसे कि हमने बात की थी कि आप जो इंडेक्स है, इंडेक्स में अगर मार्केट ऊपर जा रहा है या फिर नीचे जा रहा है तो आप दोनों तरफ की पोजीशन ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप कॉल ऑप्शन बाय करना चाहते हो, इसका मीनिंग है कि आपका जो बायसनेस है वो है बुलिश। आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट अब बुलिश व्यू दिखाएगा, और आप पुट ऑप्शन तब बाय करोगे जब आपका व्यू होगा बियरिश। मतलब जब भी आपको लगेगा कि मार्केट अब ऊपर की तरफ बढ़ने वाला है तो आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे। ठीक उसी प्रकार से जब आपको लगेगा कि मार्केट एक रेंज से अब नीचे गिरने वाला है तो आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे। यहां पे जो सीई और पी है, सी का फुल फॉर्म है कॉल यूरोपियन और पी का फुल फॉर्म है पुट यूरोपियन। तो जब भी आपको लगेगा कि मार्केट अब बुलिश की ओर जाएगा आप कॉल ऑप्शन को बाय करोगे, और जब भी आपको लगेगा कि मार्केट अब बियरिश होने वाला है तो आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे। आप देखोगे कि हर एक स्ट्राइक प्राइस इक्वल नहीं होती, कुछ स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा एक्टिविटी होती है और कुछ पे सिर्फ नॉइज होता है। तो ये हमें कैसे पता चल सकता है? तो जैसे कि आप यहाँ पे देखो, अगर हम इसे इस लेफ्ट और राइट में ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे हमको दिखेंगे वॉल्यूम्स। आप देख सकते हो ये जो 25,500 है वो ऑप्शन, कॉल ऑप्शन पे आज 8.44 lakhs का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। वॉल्यूम का मीनिंग है ट्रांजेक्शन। यहाँ पे इतने ट्रांजेक्शन हुए हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो 25,550 है कॉल यूरोपियन में उसका है 2.61, फिर 25,700 पे आप देख सकते हो 6.23 लाख। ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे पुट ऑप्शंस में भी वॉल्यूम देख सकते हो। तो ये जो वॉल्यूम है, ठीक है, तो वॉल्यूम हमें बताता है कि आज यहाँ पे कितने ट्रांजेक्शन हो रखे हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो हमेशा खुद से पूछते हैं कि इस स्ट्राइक पे स्मार्ट मनी क्या कर रही है। ऑप्शंस में स्ट्राइक प्राइस सिर्फ एंट्री नहीं होता, ये ट्रेडर की सोच का लेवल होता है। तो वॉल्यूम पे हम थोड़ा और बात करेंगे
पहले हम थोड़ा डिटेल में कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस को समझते हैं। तो यहां एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं। आगे बढ़ने से पहले कॉल यूरोपियन और पुट यूरोपियन, जैसा कि हमने बोला कि जब भी आप सोचोगे कि मार्केट बुलिश होने वाला है तो आप क्या करोगे, सीई ऑप्शन को बाय करोगे। और जब आपको लगेगा कि मार्केट एक बियरिश व्यू देने वाला है, आप क्या करोगे, पुट ऑप्शन को बाय करोगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जब भी आपको लगता है कि मार्केट अब बुलिश व्यू में जाने वाला है, तब आप पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हो। ठीक उसी प्रकार से मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, चार्ट पे ले जाके दिखाऊंगा, अभी के लिए आप समझ लो। और जब भी आपको लगता है कि मार्केट बियरिश व्यू देने वाली है, तो आप कॉल ऑप्शन को सेल कर सकते हो। जैसे कि हमको पता है कि बाइंग में कोई मार्जिन रिक्वायर्ड नहीं होता है, लेकिन सेलिंग के लिए एक हाई मार्जिन रिक्वायर्ड होता है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि आज मार्केट में हम देखते हैं कि क्या मूवमेंट हुई थी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट ने आज करीबन कुछ 200 प्लस पॉइंट की एक बुलिश व्यू दिखाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए कि अगर आपको लगता है कि मार्केट आज बुलिश व्यू में जाने वाली है, तो आप क्या करोगे? जी हाँ दोस्तों, आप कॉल यूरोपियन में किसी एक ऑप्शन को खरीद लोगे। देखो कौन सा ऑप्शन खरीदना है, इसी पे ये पूरा पार्ट हमारा डिपेंड है। ठीक है, तो जब भी आपको इस तरीके से मार्केट बुलिश व्यू में दिखेगा, तो आप क्या करोगे? आप कॉल ऑप्शन को खरीदोगे। और ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे आपको क्यों कह रहे हैं कि आप पुट ऑप्शन को बेच सकते हो, क्योंकि जैसा कि यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम कॉल ऑप्शन के चार्ट को देखें, तो यहाँ पे आप देखो, आज हम एक डे की कैंडल पे आ जाते हैं। तो यहां पे जब मार्केट आज ओपन हुआ था, तो 25,650 कॉल यूरोपियन का ऑप्शन आज 168 पे ओपन हुआ था, लेकिन क्लोज होते होते ये करीबन कुछ 296 पे पहुंच गया। ठीक है, तो अगर हम देखने जाए तो आज कॉल यूरोपियन के प्राइसेस बढ़ गए, लेकिन उसके सामने अगर हम पुट ऑप्शन एक देखें, जैसे कि हम ये वाला लेते हैं ऑप्शन 25,550, तो आप यहां पे देख सकते हो कि ये जो पुट ऑप्शन था वो यहां पे आज ओपन हुआ 262 पे, इसने थोड़ा हाई लगाया करीबन 300 तक। और ये इन्फो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, देखो ये आज के डे का पूरा इन्फो है। 264 पे ओ यानी ओपन, हाई, लो और क्लोज। तो जब ये आज ओपन हुआ तब ये 264 के आसपास था, इसने एक हाई लगाया 300, और फिर ये शाम तक 151 पे आ गया। मतलब मार्केट क्लोज होते होते ये 151 को आ गया। तो अगर अगर हमें लगता है कि मार्केट आज बुलिश व्यू देने वाला है, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि आज सीई के जो प्रीमियम्स है वो बढ़ेंगे, लेकिन जो पुट ऑप्शन है उसके प्रीमियम कम होंगे। इसलिए हम पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते हैं। और ठीक उसी प्रकार से अगर हम देखें, अगर हम निफ्टी 50 को देखें, तो 13 तारीख को मार्केट ने एक बुलिश व्यू दिखाया था। एक मिनट मैं इसको हाइड कर देता हूं। आप यहां पे देख सकते हो गैप डाउन के साथ मार्केट ने एक बियरिश मूव दिखाया था 30th को। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि जब 30th फेब को जो पुट ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स रहेंगे उसमें आप
स्पाइक्स देखोगे, ठीक है, मतलब वो बड़े होंगे। और उसके साथ साथ अगर आप देखोगे, जैसे कि हम इसी ऑप्शन में देख लेते हैं पीई में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 13 फेब को शुरू होते हुए मार्केट का 25,550 का जो प्राइस था वो 136 था, लेकिन क्लोज होते होते वो 260 पे चला गया, यानी कम से कम ये 100% प्लस हो गया। ठीक है, तो जब भी मार्केट, और उसी दिन अगर आप देखोगे तो जो कॉल ऑप्शन के जो प्राइसेस रहेंगे, उस दिन जब मार्केट ओपन हुआ था तो कॉल ऑप्शन की जो प्राइस थी वो 310 पे थी, 25,650 सीई का। और मार्केट क्लोज होते होते वो कुछ क्लोज हुई 200 रुपीज के प्राइस पे। तो जब भी हमें फील होता है कि मार्केट आज बियरिश व्यू देने वाली है, तो हम पी को बाई कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम सी को सेल भी कर सकते हैं। तो आपका मार्केट पे एक व्यू यानी कि एक बायसनेस होना बहुत ही जरूरी है। अब टिपिकली 3 कॉलम और भी होती है। एक होती है ओपन इंटरेस्ट, ओआई, जिसे हम कहते हैं ओपन इंटरेस्ट। ये बताता है कितने कॉन्ट्रैक्ट ओपन है और मार्केट में कितना इंटरेस्ट है। ओआई पे हम इन डेप्थ में आगे बात करेंगे, अभी हम बाकी के 2 कॉलम पे बात करते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं वॉल्यूम और आईवी पे। वॉल्यूम ये बताता है कि कितने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट उस दिन ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम एनालिसिस भी हमें हेल्प करता है मार्केट के बायस को जानने में। मतलब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि आज कॉल ऑप्शंस के जो ऑप्शंस थे उसमें वॉल्यूम जो था वो 8.44 लाख था। ठीक उसी प्रकार से अगर हम पुट ऑप्शंस के जो वॉल्यूम देखें वो 12.55 लाख था। मतलब आज पुट ऑप्शंस में काफी सारी मूवमेंट दिखी। इसके साथ साथ जो एट दी मनी वाले ऑप्शन है अभी आपको शायद समझ में ना आता हो, देखो ये आईटीएम है, ओटीएम है, ठीक है, ये आईटीएम ओटीएम क्या है हम इसके ऊपर भी अभी जरूर आएंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि कॉल ऑप्शंस में आज जहां पे लैक्स में ट्रांजेक्शन हुए हैं, वहां पे कुछ थाउजेंड्स में भी पुट ऑप्शंस में ट्रांजेक्शन हुए हैं। लेकिन ये जो है हम वीकली एक्सपायरी देख रहे हैं 2 मार्च की। अगर हम 17 फेब को देखें जो अभी एकदम नियरेस्ट एक्सपायरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये करोड़ में ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब जो वॉलेटिलिटी है यानी कि जो ट्रांजेक्शन है वो आप वीकली एक्सपायरी मतलब जो नियरेस्ट एक्सपायरी, यहाँ पे आप देख सकते हो 53.17 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है। इतने सारे ऑप्शंस का ट्रेडिंग हुआ है। साथ ही साथ अगर आप 24 फेब को देखोगे, ये सारी अलग अलग एक्सपायरी है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1 करोड़ से लेकर लैक्स तक, फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे आप देखोगे कि वॉल्यूम कम होते जा रहा है। ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम हमें बताते हैं कि आज के दिन में कितने ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट उस दिन ट्रेड हुए हैं। तो वॉल्यूम एनालिसिस भी हमें थोड़ा बहुत हेल्प करता है मार्केट को जानने में। अब हम बात करते हैं आईवी की। आईवी का मीनिंग है इम्प्लाइड वोलाटिलिटी। ये स्टॉक या ऑप्शंस की एक्सपेक्टेड वोलाटिलिटी को दिखाता है। ये दर्शाता है कि सिक्योरिटी की प्राइस फ्यूचर में कितनी फ्लक्चुएट कर सकती है। ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की प्राइसिंग के लिए कंपोनेंट है और ये की कंपोनेंट हमें बताता है कि आज वोलाटिलिटी कैसी रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में देखें कि डे में कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन में, और जो इम्प्लाइड वोलाटिलिटी है वो हमें बताता है फ्यूचर में प्राइस कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। आपको अगर चाहिए तो आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो अगर हम आईवी को स्टडी करें, ठीक है, देखो आईवी पे हम इन डेप्थ में बात करेंगे, अभी सिर्फ ओवरऑल व्यू ले रहे हैं। तो 2 मार्च
की वाली जो एक्सपायरी है वहां पे आईवी 12.70 है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है 19 की आईवी है, मतलब इसके अंदर जो प्राइजेस है उसमें काफी सारे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी ज्यादा हो रहे हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि ये जो नियर टू एक्सपायरी है वहां पे ऑप्शंस में काफी सारी वॉलेटिलिटी आपको दिख सकती है। अब यहाँ पे हमको जो दिख रहा है ये वेगा, गामा, थेटा, डेल्टा, ये क्या है? इसे हम कहते हैं ग्रीक्स। तो दोस्तों, ग्रीक्स को समझने से पहले हमें कुछ की इंपॉर्टेंट टर्म्स समझने होंगे, जिसका नाम है आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। तो अगर आप चाहो तो एनएससी की ऐसे वेबसाइट पे आप विजिट कर सकते हो। आपको सिंपली यहाँ पे टाइप करना है गूगल पे आके एनएससी, जहां पे आप सिलेक्ट करके, ये उसका एनएससी का होम पेज है। और यहाँ पे आप मार्केट डेटा में जाके आपको सिंपली ऑप्शन चेन सिलेक्ट करना है। और आप देख सकते हो कि आपको जो हम अपस्टॉक्स पे देख रहे थे वैसे ही आपको ऑप्शन चेन यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आपको जिस किसी भी इंडेक्स के बारे में सर्च करना हो आप कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी एक्सेट्रा। अगर आप किसी कंपनी के बारे में भी सर्च करना चाहो तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपको किसी पर्टिकुलर एक्सपायरी के, मतलब नेक्स्ट एक्सपायरी या फिर वीकली मंथली एक्सपायरी के बारे में भी देखना हो तो आप देख सकते हो। और लास्ट में आता है स्ट्राइक प्राइस। आप किसी पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को एनालाइज करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ बेस्ट व्यू में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो ब्रोकर में जो लॉगिन करके हमने दिखा था वहां पे हमें कुछ ग्रीक्स के टर्म्स दिखा रहे थे, लेकिन यहाँ पे नहीं दिखा रहे। यहाँ पे आपको एक लिमिटेड इन्फो दिया जाता है जहाँ पे आपको ओआई, चेंज इन ओआई, मतलब जो ओपन इंटरेस्ट है उसके जो चेंजेस है, वॉल्यूम्स है, आईवी है, स्ट्राइक प्राइस है, ठीक है। और ये सारी चीजें आपको दिखाई जाती है। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे तो आपको कुछ ऑप्शंस में ऐसे डार्क कलर दिखाई दे रहा है और कुछ ऑप्शंस में ऐसे लाइट कलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्या है? ठीक है, अगर हम इसमें अपस्टॉक्स में लॉगिन करते हैं तो भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि किसी किसी में ऐसा डार्क कलर है और किसी में ऐसा लाइट कलर है। तो ये जो डिफरेंस है वो क्या है? तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये जो की टर्म्स है इसको हम जानेंगे आईटीएम, एटीएम और ओटीएम के नाम से। आईटीएम का मीनिंग है इन दी मनी, एटीएम का मीनिंग है एट दी मनी, सॉरी, आईटीएम का मनी मीनिंग है इन दी मनी, एटीएम का मीनिंग है एट दी मनी और ओटीएम का मीनिंग है आउट ऑफ दी मनी। तो पहले मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। मैं यहाँ पे एक ऑप्शन चेन ड्रॉ कर लेता हूँ। 25,800, ये सारे क्या है दोस्तों? इन सबको हम कहेंगे स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। 25,850, 25,900, 25,950, 26,000, 26,050, 26,100, 26,150, 26,200, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखने जाए दोस्तों, ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया स्पॉट प्राइस, ठीक है। अब आपको अगर हम सी की बात करें और यहाँ पे हम ले लेते हैं पी की, तो कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जहां पे आपको एक डार्क कलर दिख रहा था, ठीक है। तो ये जो डार्क कलर दिख रहा है हम उसको आईटीएम के नाम से जानेंगे। आईटीएम का फुल फॉर्म क्या था? जी हाँ दोस्तों, इन दी मनी, ठीक है। अब इसको हम इन दी मनी क्यों कहते हैं वो भी हम जानेंगे, ठीक है। और जो लाइट कलर में आपको दिख रहे थे उसको हम कहेंगे ओटीएम, यानी कि आउट ऑफ दी
मनी। ठीक है, अब ये हो गया स्पॉट प्राइस, ये स्ट्राइक प्राइस, यहाँ पे इन दी मनी, ये ओटीएम, और जो इसके जो नजदीक होते हैं ना, जो स्पॉट प्राइस के नजदीक होते हैं ना, उसे हम कहेंगे एटीएम। एटीएम यानी कि एट दी मनी। देखो इसका डिफरेंस क्या है वो हम समझ रहे हैं, ठीक है, पर उसके पहले मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिए। तो ये जो इन दी मनी है, यहाँ पे मैं आपको एक प्राइस का एग्जांपल के साथ बता देता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि जो 25,650 है, अगर मुझे उसके कॉल ऑप्शन को बाय करना है 25,650 को, तो मुझे कितना प्रीमियम पे करना पड़ेगा? 104 रुपीज। लेकिन अगर मैं पुट ऑप्शन में सेम स्ट्राइक प्राइस 25,650 बाय करना चाहता हूं, तो मुझे कितना प्रीमियम पे करना पड़ रहा है? तो सिर्फ 50 रुपए। तो अगर हम सिर्फ एग्जांपल के लिए, ठीक है दोस्तों, तो जो कॉल ऑप्शन का जो 25,000 वाला जो स्ट्राइक प्राइस वाला था, उसके लिए मुझे पे करने पड़ रहे हैं 104 रुपए। और वही स्ट्राइक प्राइस पे अगर मैं पुट ऑप्शन बाय करना चाह रहा हूं, तो मुझे सिर्फ पे करने पड़ रहे हैं 50 रुपीज। ठीक है, तो अब ये जो डिफरेंस है 104 माइनस 50 कितना हो रहा है? 54। अब ये जो डिफरेंस है ना दोस्तों, ये डिफरेंस को हम कहेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो किसी भी ऑप्शन प्राइस पे, अगर हम ऑप्शन प्राइस का फॉर्मूला अगर देखने जाएंगे, तो किसी भी ऑप्शन प्राइस का जो प्राइस होती है उसमें दो चीज होती है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और एक होता है टाइम वैल्यू। ठीक है, तो हमने अभी जो कॉल ऑप्शन वाला जो देखा था, उसकी प्राइस क्या थी? उसकी प्राइस थी 104 रुपीज। ठीक है, तो उसके अंदर जो इंट्रिंसिक वैल्यू थी वो थी 54, और जो टाइम वैल्यू थी वो थी 50। लेकिन जो पुट ऑप्शन हमने देखा, जिसकी प्राइस थी 50, जिसकी सिर्फ टाइम वैल्यू थी 50 और इंट्रिंसिक वैल्यू 0 थी, और इसकी वजह से जो कॉल यूरोपियन के जो हमने ऑप्शन देखा था, उसकी जो वैल्यू थी वो थी 104 रुपए, और इसकी थी 50 रुपीज। तो जिसकी भी, यहां पे हम आ जाते हैं स्लाइड पे, तो दोज ऑप्शन हु हैज इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब जो ऑप्शन में इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसको हम कहेंगे इन दी मनी। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें, तो जो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस था, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी। ठीक है, लेकिन ये वाला जो पुट यूरोपियन में जो था स्ट्राइक प्राइस पे, उसकी कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी। तो अब जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है उसे हम क्या कहेंगे? एटीएम। ठीक है, और अगर हम देखें, तो जिसकी जो ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है उसे हम क्या कहेंगे? आउट ऑफ द मनी। तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो जो पुट ऑप्शन जो था वो हम कहेंगे ओटीएम। क्यों? क्योंकि उसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं थी। अभी के लिए मैं इसे रफ कर देता हूं एटीएम को। तो ये जो था पुट ऑप्शन के लिए, ये था आउट ऑफ द मनी। ठीक है, क्योंकि इसकी अभी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। अगर हम थोड़ा और डेप्थ में जाए, तो इसके ऊपर वाली स्ट्राइक प्राइस की जो वैल्यू है वो 139, और पुट ऑप्शन की वैल्यू है 36। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 139 एंड 36। तो अगर हम इसका भी टोटल करें, ठीक है, तो जो कॉल यूरोपियन है उसका है 139, और जो पुट ऑप्शन है इसकी प्राइस है 36। तो अगर हम इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे देखें, ठीक है, हमें इन दोनों को सेपरेट करना है। तो 103 प्लस 36 इसकी टाइम वैल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे 0 प्लस 36। तो अगर हम देखने जाए,
जो कॉल यूरोपियन है उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कितनी है 103, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया इन दी मनी। लेकिन ये जो पुट ऑप्शन है उसकी क्या कोई इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं है, जीरो है, इसके लिए ये क्या हो गया ओटीएम, आउट ऑफ दी मनी। ठीक है, अगर आप इसे लॉजिक को समझ लोगे ना तो कभी भी आपके लिए ये चीज डिफिकल्ट नहीं होगी और आपको हमेशा समझ आ जाएगा सिर्फ स्ट्राइक प्राइस को देख के। ठीक है, अब इसके साथ साथ हम एक और बात को जान ही लेते हैं, एट दी मनी। ठीक है, अब जो एट दी मनी है ना उसका भी कुछ आसपास ही रहता है, जैसे कि जीरो इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे आउट ऑफ द मनी होता है ना जिसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन ये जो है एट द मनी वो नियर बाय जीरो होता है या फिर कभी कभी जीरो भी होता है। इसीलिए जो हम आसपास के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आप देख सकते हो कि कभी कभी उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है या फिर वो कुछ बहुत ही कम एक माइनर चेंजेस में रहती है। जैसे कि हो गया अगर हम 25,650 की बात करें तो ये 104 और 50 है, लेकिन हम 25,700 की बात करें, ठीक है, तो अगर मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है तो मुझे पे करने होंगे 75, और अगर मुझे पुट ऑप्शन को बाय करना है तो इसकी प्राइस है 70 रुपीज, तो ये नियर टू जीरो है। ठीक है, तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर है। ठीक है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन ना के बराबर है, तो इसके लिए हम इसे क्या कहेंगे एट दी मनी। लेकिन जो भी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है अब आप बहुत ही जल्दी फटाक से एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, अगर ये डार्क कलर और लाइट कलर नहीं भी देंगे ना तो भी आप बहुत ही फटाक से आइडेंटिफाई कर पाओगे कौन सा इन दी मनी है और कौन सा आउट ऑफ दी मनी है। तो जब भी हम देखेंगे कि 25,600 की जो स्ट्राइक प्राइस है उसके जो कॉल ऑप्शन है उसकी वैल्यू है 139, और जो 25,600 का पुट ऑप्शन है उसकी वैल्यू है 36, तो इसमें से किसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है? जी हाँ दोस्तों, कॉल ऑप्शन के पास। ठीक है, अब हम बात करते हैं नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस की, जहां पे 25,800 की अगर हम बात करें तो पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो है 133, और यहाँ पे जो कॉल ऑप्शन जो साइड है वहां पे उसका है 37, तो किसके पास इंट्रिंसिक वैल्यू है? जी हाँ दोस्तों, पुट ऑप्शन के पास। तो अब ये जो पुट ऑप्शन है वो क्या हो गया इन दी मनी, तो जिसका भी इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो इन दी मनी होता है, जिसका इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता है वो आउट ऑफ दी मनी होता है, और जिसका ना बराबर होता है वो एट दी मनी होता है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों जो होंगे वो स्पॉट प्राइस के नजदीक होंगे और उनकी वैल्यू फ्लक्चुएट करती जाएगी, और जिसकी वजह से उनके इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर होंगे, कभी बढ़ेंगे कभी कम होंगे। तो इसकी वजह से हम इन तीनों को क्या कहेंगे एट दी मनी। ठीक है, अब अगर आपको कुछ और भी जानना हो इन दी मनी एट दी मनी के बारे में तो हम छोटा सा एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि जब भी जिस किसी भी स्टॉक प्राइस, अगर हम सी की बात करें, यहाँ पे हम आ जाते हैं सी पे। ठीक है, तो जब भी स्ट्राइक प्राइस स्पॉट से ऊपर होता है, मतलब ये हो गया स्पॉट, तो स्ट्राइक प्राइस इसके ऊपर है, अभी हम सी की बात करें, ठीक है, तो स्पॉट प्राइस से अगर ऊपर होता है स्ट्राइक प्राइस तो वो सारे क्या हो गए इन दी मनी, और अगर स्पॉट प्राइस से नीचे होता है तो वो क्या हो गए आउट ऑफ दी मनी। ठीक उसी प्रकार से पुट ऑप्शन में वाइस वर्सा होता है, जो भी ऑप्शन स्पॉट प्राइस के नीचे होते हैं वो इन दी मनी होता है, और स्पॉट प्राइस के जो ऊपर होते हैं वो आउट ऑफ दी मनी होते हैं, और जो स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस के आसपास में होता है उसे हम एट दी मनी भी कह सकते हैं। तो इन दी मनी एट दी मनी एंड आउट ऑफ दी मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो हम आने वाले पार्ट में समझेंगे। अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं बहुत ही जल्द इसके ऊपर डाउट सॉल्विंग का वीडियो लेके आऊंगा और आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर करूंगा। तो यहाँ पे इन दी मनी एट दी मनी और आउट ऑफ दी मनी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे हमने सीखा इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। तो जो भी प्राइसिंग जो होता है ऑप्शन प्राइसिंग उसमें दो पार्ट होता है, एक होता है टाइम फैक्टर वैल्यू और एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो भी ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू होगी उसे हम कहेंगे इन दी मनी, जिस ऑप्शन में सिर्फ टाइम वैल्यू बची होगी उसे हम कहेंगे आउट ऑफ दी मनी। और जो ऑप्शंस में कुछ ऐसे होंगे जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ना के बराबर होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, एट दी मनी। ठीक है, तो अब आपका जो ये कंफ्यूजन था कि ये जो डार्क कलर में है जो लाइट कलर में है, ठीक है, वो क्या है, तो ये हो गए इन दी मनी, ये आउट ऑफ दी मनी और ये एट दी मनी। अब हम शुरुआत करते हैं ऑप्शन ग्रीक्स की। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ बाय या सेल का गेम नहीं है, ये एक रिस्क मैनेजमेंट का गेम है और ग्रीक्स उसका बेस है। तो आइए समझते हैं ऑप्शन ग्रीक्स को। ऑप्शन ग्रीक्स में अब देखोगे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, ये सारे ऐसे नाम हैं जिसके बारे में हमें डायरेक्टली नाम से कुछ पता नहीं चल सकता। तो आइए समझते हैं कि ये ग्रीक क्या कहना चाहते हैं। देखो, ऑप्शन चेन को अगर हम एनालाइज करें तो बहुत सारे एक फ्रूटफुल डेटा हमें मिल सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, देखो शॉर्ट टर्म जो इंट्राडे जो स्कैल्पर्स लोग होते हैं वो मे भी इन ग्रीक्स के बारे में ना जानना चाहे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, लॉन्ग टर्म यानी कि यहाँ पे अगर हम कह सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग, अगर मान लो कोई एक वीक के लिए अपना पैसा बाइंग में रखना चाह रहा है या फिर सेलिंग में रखना चाह रहा है तो उसके लिए ये ग्रीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रीक्स का कुछ मीनिंग है। ग्रीक्स आपको कुछ कहना चाह रहे हैं, ये एक आपको मैसेज दे रहे हैं, तो उसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई अपना बड़ा पैसा लगाता है, जो स्मार्ट ट्रेडर्स होते हैं वो इन सारे ग्रीक्स को बहुत ही अच्छे से एनालाइज करते हैं। लेकिन जो ट्रेडर्स ऐसे हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म में एकदम इंट्राडे के बहुत ही छोटी वाली टाइम फ्रेम पे ट्रेड्स करते हैं, तो मे भी उनके लिए ये ग्रीक्स काम के ना हो। लेकिन जो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है, जो अच्छे से मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं, उनके लिए ये ग्रीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए समझते हैं कि ये ग्रीक्स क्या कहना चाह रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ऑप्शन ग्रीक्स में सबसे पहला आपने नाम सुना होगा डेल्टा। ये बताता है कि ऑप्शन का प्राइस स्टॉक प्राइस के मूवमेंट के साथ कितना चेंज होगा। मान लो अगर डेल्टा 0.5 है, ठीक है, मैं आपको एक बार दिखा दूं कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो जो कॉल ऑप्शन वाले जो डेल्टा होते हैं वो आपको प्लस की फिगर्स में दिखेंगे, लेकिन जो पुट वाले ऑप्शंस होंगे उसके डेल्टा आपको नेगेटिव में दिखेंगे। ठीक है, और ये जो डेल्टा है वो ऐसे आपको पॉइंट में दिखेंगे, जैसे 0.76 हो गया, 0.72। हम इसे परसेंटेज भी कह सकते हैं कि ये 0.57 है, तो 0.57, ठीक है। और आपको जो थीटा है वो ऐसे नेगेटिव साइन में दिखेंगे दोनों तरफ, उसका भी कुछ मीनिंग है, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन अभी हम फिलहाल डेल्टा की बात करते हैं। तो मान लो कि किसी स्टॉक की या फिर किसी ऑप्शन का जो प्राइस है उसका जो डेल्टा है वो 0.5 है। तो अगर स्टॉक एक पॉइंट मूव करेगा तो ऑप्शन का प्राइस भी 0.5 पॉइंट से मूव करेगा। आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो मान लो हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल लेते हैं, और हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो अभी करंट प्राइस है वो 2500 रुपीज है। ठीक है, अब हम उसकी एक स्ट्राइक प्राइस की बात कर रहे हैं, जो स्ट्राइक प्राइस भी है 2500। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं कि 2500 स्ट्राइक प्राइस का जो ऑप्शन है उसका प्रीमियम है 100 रुपए। ठीक है, और जो टाइम टू एक्सपायरी है
वो है 15 डेज के अंदर। ठीक है, तो अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो स्ट्राइक प्राइस है 2500, जिसकी प्राइस है 100 रुपीज, और जो 15 दिन अभी बाकी है एक्सपायरी होने में, अगर उसका डेल्टा 0.5 है, तो अगर स्टॉक एक पॉइंट से मूव होगा, मतलब मान लो कि 2500 से अब HUL जो है वो चला गया 2501, तो जब भी स्टॉक कुछ इस प्रकार से मूव करेगा तो ये डेल्टा हमें दिखाता है कि अब ये जो ऑप्शन की जो प्राइस थी, जो 100 रुपए वाला जो ऑप्शन था, वो अब कितने प्राइस पे आ जाएगा। तो ये जो अब ऑप्शन का जो प्राइस होगा वो हो जाएगा 100.50। तो जो डेल्टा है वो हमें दिखाता है कि जो ऑप्शन का जो प्राइस है वो मूवमेंट के साथ कितना चेंज हो सकता है। ठीक है, ये है डेल्टा। ये अभी हमने सिर्फ ओवरव्यू लिया है, हम थोड़ा और भी डेप्थ में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं गामा की। ये डेल्टा का चेंज बताता है और ये मेजर करता है कि डेल्टा में क्या चेंज आ सकता है। अगर डेल्टा चेंज हो रहा है तो गामा उसका रेट बताता है कि जैसे कि मान लो कि ये जो स्पॉट प्राइस है 25,682, और ये अब चला जाता है, मतलब जो मार्केट है मार्केट चला जाता है 25,750 पे। तो जब 750 पे आ जाएगा, यानी कि मार्केट ने और बुलिश व्यू दिया, तो ये जो ऑप्शंस जो थे, जैसे कि 25,700, 25,750, ये अब इन दी मनी में आ जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे ये मार्केट उस डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, तो ये जो सारे डेल्टा है, थीटा है, गामा है, वेगा, इनकी भी फिगर्स चेंज होती जाएगी। ठीक है, तो अभी हम उसकी बात कर रहे हैं कि जब भी ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो बढ़ेंगे, जब मार्केट में या तो बुलिश व्यू या तो बियरिश व्यू जो भी आ रहा है, उसकी वजह से स्ट्राइक प्राइस पे इंपैक्ट आएगी, साथ ही साथ प्राइस पे भी इंपैक्ट आएगी, और जो डेल्टा, गामा, थीटा और जो ग्रीक्स है वो भी चेंज होते जाएंगे। तो जो डेल्टा में जो चेंजेस आने वाले हैं, वो जो रेट ऑफ मेजरमेंट है वो दिखाता है गामा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थीटा की। थीटा को आपने सुना होगा थीटा डीके के नाम से भी। ये टाइम डीके को मेजर करता है। जितना ज्यादा टाइम पास होता जाता है, ऑप्शन का प्रीमियम यानी कि जो वैल्यू है उतना ही कम होता जाता है। ठीक है, तो हमने अभी जो ऑप्शन की जो प्राइस के बारे में जाना था, तब हमने देखा था कि किसी में एक इंटेंसिक वैल्यू होती है और साथ ही साथ एक टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये जो टाइम वैल्यू है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाती है। तो वो जो फैक्टर है वो हमें दिखाता है थीटा। थीटा हमें टाइम डीके के साथ साथ जो प्राइस है वो कितना नीचे गिर सकता है वो हमें थीटा बताता है। अब बात करते हैं हम वेगा की। वेगा जो है ये वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट मेजर करता है कि अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो ऑप्शन का जो प्राइस है वो कितने से इंक्रीज हो सकता है। मतलब यहां पे अगर हम देखें, जो लास्ट में हमने सबसे लास्ट में जो देखा था, ठीक है, आईवी, तो ये जो है वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी है। तो ये चीज हमें जो वॉलेटिलिटी मार्केट में है उसके बारे में दिखाता है। तो जब भी मार्केट में वॉलेटिलिटी आती है तो उसके जो चेंजेस है कि कितने से ऑप्शन की जो प्राइस है उसके ऊपर इंपैक्ट होगा, वो हमें दिखाता है वेगा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, वेगा मेजर करता है वॉलेटिलिटी की इंपैक्ट को, जिससे कि प्राइस में कितनी मूवमेंट आ सकती है। एट दी मनी ऑप्शन एंड वो ऑप्शन जिनको एक्सपायर होने में अभी थोड़ा वक्त है, उनके वेगा की वैल्यू हाई होती है। ठीक है, ये हम देखते हैं। तो अभी जो फिलहाल वेगा चल रहा है
अगर हम एट दी मनी ऑप्शंस की बात करें तो वो 5.2586 है। और जैसा कि हमने बताया कि एट दी मनी के जो ऑप्शंस के जो वेगा होते हैं वो सबसे हाई होते हैं। जैसे जैसे टाइम टू एक्सपायरी बढ़ता जाता है वैसे वैसे वेगा की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। जैसे कि हम अगर नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें तो इसके जो एट दी मनी वाले जो ऑप्शन है उसकी वैल्यू है 15.1608। तो ये हमें फ्यूचर की जो प्राइस इंपैक्ट होगी वॉलाटिलिटी की वजह से वो हमें दिखाता है वेगा। ठीक है, अब अगर हम इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, तो हम थोड़ा और इन डेप्थ में बात करते हैं। जैसा कि हमने डेल्टा में देखा कि अगर एचयूएल की प्राइस 2500 से 2501 अगर चली जाती है और उसका डेल्टा था 0.50, तो अब उसके जो ऑप्शन प्रीमियम था वो 100 रुपए से चला जाएगा 100.50। तो ये हमें कौन दिखाता है? ये हमें दिखाता है डेल्टा। आइए अब गामा की बात करते हैं। तो गामा बताता है कि डेल्टा कितनी स्पीड से चेंज होता है जब प्राइस मूव होता है। मान लो गामा 0 पॉइंट, सिर्फ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, मान लो गामा 0.04 है और जो डेल्टा था वो था 0.50। तो अगर स्टॉक 1 रुपीज से अब चला जाता है, यानी कि 1 पॉइंट से अगर ऊपर चला जाता है, तो ये जो डेल्टा है वो 0.50 से 0.54 चला जाएगा। तो अब डेल्टा कितना चेंज होगा? देखो, प्राइस कितना चेंज होगा ये हमें कौन बताता है? डेल्टा। और जैसे जैसे मूवमेंट आती जाती है मार्केट में तो ये सारे डेटा चेंज होंगे ना। तो अब डेल्टा कितना चेंज होगा ये हमें कौन बताता है? गामा। ठीक है, तो डेल्टा कितने रेट से चेंज होगा ये हमें दिखाता है गामा। एट दी मनी ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो डेल्टा और गामा दोनों हाईएस्ट होते हैं। चलिए देखते हैं। तो डेल्टा और गामा एट दी मनी ऑप्शंस पे बहुत ही हाईएस्ट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये हमने 2 मार्च का लिया, हम करंट एक्सपायरी की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गामा 0.20 है। देखो ये सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप डेल्टा में भी देखोगे तो डेल्टा का जो, जैसे कि आप देख सकते हो, डेल्टा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब उसका भी कुछ रीजन है, वो हम आगे अभी आपको समझाएंगे। लेकिन ये जो गामा है, ठीक है, गामा और डेल्टा साथ ही साथ चलेंगे। जो डेल्टा के जो चेंजेस है वो हमें दिखाएंगे गामा, और प्राइस में जो मार्केट के मूवमेंट से जो इम्पैक्ट आएगी वो हमें दिखाएंगे डेल्टा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थीटा की। थीटा यानी कि टाइम डीके। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि थीटा -3 पे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे एक्चुअल क्या था, अगर आपने पिछला वाला पार्ट मिस नहीं किया होगा तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा ये यूए का मीनिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, यूए का मीनिंग है अंडरलाइंग असेट। तो अगर हम ऐसा पकड़ के चलते हैं कि जो अंडरलाइंग असेट है, ठीक है, उसकी प्राइस और वोलाटिलिटी, मतलब मान लो इसको 15 डेज था एक्सपायर होने में, ठीक है, लेकिन अगले 5 दिन तक एचयूएल में कोई मूवमेंट ही नहीं आ रही, कोई वोलाटिलिटी ही नहीं है। वोलाटिलिटी का मीनिंग है कि ना उतने ट्रांजेक्शन आ रहे हैं, ना ही कोई न्यूज आ रही है, ना ही ट्रेडिंग में उतने वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो इसके जो ऑप्शंस होंगे वो हर दिन 3 रुपीज लूज करते जाएंगे। मतलब अगर मान लो ऑप्शन की प्राइस 100 है, तो 5 दिन के बाद अगर आप देखोगे तो इसकी जो वैल्यू होगी, मतलब आफ्टर 5 डेज, कोई भी अगर मूवमेंट नहीं आती, वॉलाटिलिटी नहीं आती, तो ये अपने आप गिरते गिरते, मतलब पहले दिन मान लो ये 96 को क्लोज होगा, अगर ओपन 100 पे हुआ है तो 96 को क्लोज होगा, फिर ये जाएगा 90 पे, फिर ये जाएगा
83 पे, फिर ये जाएगा 72 पे, और ऐसे करते करते ये नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसकी जो टाइम वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी। और ये जब तक नियर टू एक्सपायरी आते जाएगा, डीके एकदम फास्ट होता जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डीके हुआ था वो सिर्फ 4 रुपए का हुआ था, लेकिन उसके बाद 6 रुपए, यहाँ पे अगर आप देखो तो 7 रुपए, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखो तो 11 रुपए। तो जैसे कि अगर हम लाइव ऑप्शन चेन में भी अगर एनालाइज करें, तो आपको जो थेटा दिख रहा है, ये देखो -40 का थेटा है, ठीक है। हमने एग्जांपल में तो सिर्फ -3 का लिया था। अगर हम नेक्स्ट एक्सपायरी की बात करें, तो ये देखो थेटा एकदम से कम हो गया, -10। क्यों? क्योंकि अभी इसको एक्सपायर होने में टाइम है, ठीक है। तो थेटा हमें क्या दिखाता है? टाइम डीके की वैल्यू। अगर हम थोड़ा और आगे जाते हैं, तो देखो ये और आगे थोड़ा और कम हो गया, -8 पे आ गया। और धीरे धीरे अगर आप देखो, तो जिसकी जितनी टाइम टू एक्सपायरी ज्यादा होगी, उतना ही थेटा डीके कम होता जाएगा। तो ये जो थेटा है वो बायर्स के अगेंस्ट में काम करता है। क्यों? क्या कोई मुझे बता सकता है कि बायर्स के अगेंस्ट में थेटा क्यों काम करता है? चलिए मैं ही बताता हूँ। और सेलर्स के फेवर में काम करता है। देखो, अगर कोई ऑप्शन का जो बायर है वो क्या सोचता है कि जो प्राइस है वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाए, और जो सेलर है वो क्या सोचेगा कि जो प्राइस है वो नीचे की ओर गिर जाए, ठीक है। तभी बायर को यहाँ पे फायदा होगा और सेलर को यहाँ पे फायदा होगा। तो ये जो थेटा डीके है, अगर कोई मूवमेंट नहीं आती है, अगर कुछ ऐसा अंडरलाइन असेट में चेंजेस नहीं आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? अपने आप उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। मतलब अगर ये वीक में जब स्टॉक ऑप्शन ओपन हुआ था, तब वो 100 रुपीज की प्राइस पे चल रहा था, और जब एक्सपायरी के नजदीक आने लग गए, सिर्फ 5 दिन बाकी है, तो ये पहुंच गया 72 रुपीज। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि कोई भी अगर मूवमेंट नहीं भी आती है, तो भी इसकी प्राइस गिरती जाएगी, ठीक है। और जब नियर टू एक्सपायरी हो जाएगा, सिर्फ इसके 2-3 दिन बाकी होंगे, तब तो ये बहुत ही ड्रास्टिकली फॉल होगा। मतलब मान लो अगर आज ये 72 से ओपन हुआ है, 2 दिन में एक्सपायर होने वाला है, तो आप देखोगे कि ये उसके नेक्स्ट डे पे चल रहा होगा, यानी कि क्लोज हुआ होगा 35 रुपीज पे, मतलब और भी नीचे चला आ गया होगा। तो जो थेटा डीके है वो सेलर्स के फेवर में काम करता है, और जो बायर्स है उनके अगेंस्ट में काम करता है। क्योंकि अगर कोई वॉलेटिलिटी नहीं आई, कोई न्यूज नहीं आया, अगर कोई बाइंग प्रेशर नहीं आया, तो अपने आप उस ऑप्शन की वैल्यू गिरती जाएगी। चलिए फिर अब बात करते हैं हम वेगा की। वेगा जो है वो वॉलेटिलिटी को, जो इम्पैक्ट होता है, उसको दर्शाता है। अगर मान लेते हैं कि आईवी 1% से बढ़ रहा है, ठीक है। मतलब मान लो कि पहले जो आईवी थी, आईवी का यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, 20%, ठीक है, और उससे आईवी जो है वो 21% हो गई। और यहाँ पे हमको जो वेगा दिखा रहे थे, वेगा की जो वैल्यू थी वो थी, एग्जांपल के लिए मान लेते 6, ठीक है। तो जो वेगा है, ठीक है, और आईवी 1% से चेंज हो गया, मतलब वॉलेटिलिटी जो है वो इंक्रीज हो गई, ठीक है, 20% से 21%, ठीक है, 1% से बढ़ गई है, ठीक है। तो अब क्या होगा? जो ऑप्शन की प्राइस 100 रुपए पे चल रही थी, वो हो जाएगी 106, ठीक है। ये सिर्फ एग्जांपल है कि जो वॉलेटिलिटी की वजह से जो इंपैक्ट आ रहा है, जब भी वॉलेटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो उसके वजह से जो ऑप्शन की प्राइस पे इंपैक्ट होगी, वो हमें कौन दिखाएगा? वेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन आपको मार्केट का एक ओवरऑल सेंटीमेंट दिखाता है, और ग्रीक्स आपको ऑप्शन प्राइस के मूवमेंट को समझने में हेल्प करता है, जिससे आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन को बेटर बना सकते हो। अगर आपको राइट ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो स्टॉक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में सही ऑप्शन चूज करना बहुत ही जरूरी है, और इसके लिए आपको कुछ की फैक्टर को ध्यान में रखना पड़ता है।
ये की फैक्टर्स आपको रिस्क, रिवॉर्ड और मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऑप्शन चूज करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए आपको तीन चीजें समझनी बहुत ही जरूरी है। सबसे पहला हो गया रिस्क, उसके बाद आता है रिवॉर्ड और तीसरी बात आती है मार्केट की कंडीशन। देखो, जब भी मान लो आपने 10,000 का कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप उससे ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक रिस्क पता होना चाहिए कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है। मतलब कि मान लो आपने कोई भी 100 रुपए वाला ऑप्शन को बाय कर दिया और यहाँ पे आपको पता है कि आप जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो 3 रुपीज पे लगाओगे। ठीक है, मतलब अगर ऑप्शन की प्राइस 97 पे चली जाएगी तो आप उस ट्रेड से एग्जिट हो जाओगे और जो आपका टारगेट होगा, टारगेट आप मे भी रख रहे हो 15 रुपीज पे, ठीक है, अगर ऑप्शन की वैल्यू 115 रुपीज हो जाती है तो आप उस ट्रेड से एग्जिट कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपका टारगेट अचीव हो गया। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो रिस्क कितना था? 3 रुपए, और सामने जो रिवॉर्ड मिल रहा था वो कितना था? 15 रुपए। तो राइट ऑप्शन को चूज करने से पहले आपको अपना एक रिस्क और रिवॉर्ड को डिटरमाइन करना बहुत ही जरूरी है। अगर हम इसको एनालाइज करें तो ये कम से कम 1:5 का रेशियो हो गया। तो हमें आरआर रेशियो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ भी आपको मार्केट कंडीशंस को भी समझना बहुत ही जरूरी है। मतलब कभी कभार ट्रेड आपके अगेंस्ट में भी जा सकता है। क्यों? क्योंकि अगर सडनली कोई न्यूज आती है, जैसे कि किसी अलग गवर्नमेंट ने, किसी अदर कंट्री के गवर्नमेंट ने कोई ऐसा रूल निकाला जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आता है, या फिर दूसरी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे पॉजिटिव डिसीजंस लिए जिसकी वजह से हमारे मार्केट कंडीशंस को वो चेंज कर सकता है, तो वो सारी बातों को भी आपको ध्यान में लेना होगा। तो राइट ऑप्शन चूज करने के लिए आपको तीन चीजें समझनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपका रिस्क एपेटाइट, आप एक ट्रेड पे या एक इन्वेस्टमेंट में कितना रिस्क ले सकते हो। साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर आप 3 रुपए का रिस्क ले रहे हो, ठीक है, 3 रुपए का अगर रिस्क ले रहे हो तो आपका एक रिवॉर्ड का यानी कि एक टारगेट प्री डिटरमाइन होना चाहिए कि आपको ये 3 रुपए के रिस्क के सामने कितना रिवॉर्ड मिल सकता है। मतलब कि जैसे कि हमें पता है कि हम एक शॉप कीपर की बात करते हैं, ठीक है, तो जो शॉप कीपर होता है वो एक प्रोडक्ट खरीदता है, ठीक है, और वो खरीदता है 8 रुपए में और उस प्रोडक्ट को वो बेचता है 15 रुपए में, जिसकी एमआरपी होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर वो प्रोडक्ट, मान लो जो प्रोडक्ट है, अगर 1 महीने तक शॉपकीपर ने नहीं बेचा तो वो प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, और एक्सपायरी के बाद उस प्रोडक्ट को कोई भी नहीं खरीदेगा। लेकिन जिसके पास से ये शॉपकीपर ने खरीदा था एक होलसेलर से, मान लो एक होलसेलर से इसने ये चीज खरीदी थी और होलसेलर ने उसको बताया था कि अगर आपका प्रोडक्ट 15 दिन में ना बिके तो आप हमें रिटर्न कर सकते हो, लेकिन हम आपको अब 8 रुपए नहीं सिर्फ 6 रुपए वापस देंगे। ठीक है, तो ये जो शॉपकीपर है, अब देखो कि अगर शॉपकीपर ये प्रोडक्ट बेचता है तो उसको कितने का फायदा होगा? जी हाँ दोस्तों, 7 रुपए का उसको फायदा होगा। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट को नहीं बेच पाता है तो उसको कितने का नुकसान होगा? 2 रुपए का नुकसान होगा। तो ये जो पूरा जो सिनेरियो है, एक बिजनेसमैन को पहले से पता होता है और तब जाके वो ऐसे बिजनेस करता है जहां पे अगर उसको नुकसान जाता है तो बहुत ही कम होता है। ठीक है, और अगर उसको फायदा होता है तो बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो कोई भी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसे भी एक अच्छे से, जैसे कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, उसी प्रकार से उसको देखो और उसी प्रकार से उसमें इनपुट करते जाओ। तो यहाँ पे आपका रिस्क और रिवॉर्ड रेशियो को समझना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको मार्केट कंडीशंस भी बहुत ही अच्छे से समझनी होती है। जैसे कि अभी
कुछ ही दिन पहले इंडिया में बजट आया। ठीक है, बजट आने के दिन पे क्या हुआ था कि जो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की, वो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई, और जिसकी वजह से मार्केट सडनली थोड़ा बहुत नीचे आ गया था। और जिसकी वजह से अगर आपने कोई गलत जगह पे पोजीशन ली होगी, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपने बजट के डे पे सीई खरीदा, ठीक है, तो मे बी उस दिन मार्केट की ऐसी कंडीशन थी, तो अगर आपने कोई ऑप्शन 100 रुपए पे खरीदा हो, तो शाम होते होते उसकी जो वैल्यू थी वो हो गई थी 56 रुपीज। तो ये जो ऐसे जो डेज होते हैं जहां पे मार्केट वोलेटाइल रहता है, जहां पे हम अनुमान नहीं लगा पाते, तो उस दिन और ऐसी जो इम्पैक्टफुल जो कंडीशंस होती है, उसको आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना होता है। आपको ग्लोबल जो इम्पैक्ट होते हैं, जो ग्लोबल न्यूज है, उस पर भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन तीनों का जब भी आपके पास एक परफेक्ट आंसर हो, तब जाके आप एक सही ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब ये जो रिस्क है, ठीक है, रिस्क और ये जो रिवॉर्ड है, ठीक है, चलो रिवॉर्ड तो हमें ग्रीक्स नहीं बता पाते, लेकिन जो रिस्क है वो हमें ग्रीक्स जरूर बता पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें, मैं यहाँ पे, अगर आपको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पॉज करके, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम ग्रीक्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो डेल्टा हमें क्या बताता है? डेल्टा एक प्रकार का एक डायरेक्शन इंडिकेटर है। ठीक है, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, यानी कि आपको पता है कि आज मार्केट किस तरफ फ्लो कर सकता है, मतलब आपको डायरेक्शन पता है कि या तो मार्केट आज बुलिश जा सकता है या तो बियरिश जा सकता है। ठीक है, जब भी आपको ऐसा स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल व्यू होता है, ठीक है, तो आपको जो डेल्टा 60 to 70% वाले होते हैं, ठीक है, अगर हम ऑप्शन चेन के डेटा वाली बात करें, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो 0.65 है, 0.637 है। ठीक है, तो 0.600 से लेके 0.705 समथिंग, तो ये वाले जो ऑप्शंस है उसमें आप एक एग्रेसिव ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, और अगर आपको किसी दिन लगता है कि मार्केट आज एकदम नॉर्मल मूव करेगा, ठीक है, आपको लगता है कि मार्केट कुछ 50 100 पॉइंट 150 पॉइंट ज्यादा से ज्यादा दिखा सकता है, तो जो 45 से लेके 55%, यानी कि अगर आप देखो तो 0.450 0.550 ऐसे वाले जो डेल्टा है उसको आप ले सकते हो। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हो एट दी मनी के पास वाले जो ऑप्शंस है, ठीक है, उसमें आपको कुछ इस प्रकार के डेल्टा दिखेंगे। तो जब भी आपको एक नॉर्मल मूव एक्सपेक्ट होता है, या फिर आप एक सेफ ट्रेड लेना चाहते हो, तब आप ऐसे डेल्टा वाले जो ऑप्शंस होते हैं उसके साथ जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, कि जो बिलो 30% वाले जो डेल्टा होते हैं, ठीक है, वो एकदम लो प्रोबेबिलिटी के डेटा, मतलब आपको ये ऑप्शन बहुत ही चीप लगेंगे, लेकिन आप कभी भी इनके साथ नहीं जाना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एक्सपायरी के जो डेज होते हैं उसके अंदर जो कम जो चीप प्राइजेस पे जो ऑप्शंस मिलते हैं उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन ये जो हम बात कर रहे हैं ये एक सिस्टम डेरिवेशन की बात कर रहे हैं, कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा सेटअप जो हमेशा के लिए चले। ठीक है, कभी कभार कोई वोलाटिलिटी आ गई या कुछ ऐसा हो गया एक्सपायरी के डे पे, और किसी ऑप्शंस ने ऐसा बूम कर दिया, हम उसकी बात नहीं कर रहे। ठीक है, वो फिर हो गया एक गैम्बलिंग। हम अभी जो सीख रहे हैं वो एकदम अच्छे से नॉलेज ले रहे हैं, और उस नॉलेज को कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो जो बिलो 30% वाले जो डेल्टा वाले जो ऑप्शंस होते हैं, मैं आपको
यही कहूंगा कि ऐसे ऑप्शंस को आप अवॉइड करें। ठीक है, अब हम बात करते हैं गामा की। और अगर मैं डेल्टा में बताऊं तो 0.50 के अबव वाले जो होते हैं ना, ये ऑप्शंस के साथ आप हमेशा जा सकते हो। एवरी डे आप जो 0.50 के अबव वाले जो ऑप्शंस होते हैं, एक समझदारी के साथ, एक सेटअप के साथ आप हमेशा जा सकते हो। वो हमेशा गुड टू गो होते हैं। ठीक है, जितना ज्यादा आपको डायरेक्शन में कॉन्फिडेंस होगा, उतना हायर डेल्टा आप सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपको अगर पता है कि आज बुलिश मार्केट जाने वाला है, तो आप 0.60 के अबव वाला जो भी डेल्टा है, ठीक है, उसके साथ आप जा सकते हो। और उसकी वजह से हायर डेल्टा की वजह से प्राइसेस में भी हाई चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं गामा की। तो गामा जो है, गामा जो है वो स्पीड एंड स्टेबिलिटी को दिखाते हैं। ठीक है, तो अगर हम शॉर्ट टाइम या फिर हम बात करते हैं कि अगर ये नियर टू एक्सपायरी होता है, ठीक है, तो जो हायर गामा होते हैं ना, वो प्रेफरेबल होते हैं। मतलब मान लो 4 to 8% या उनसे ज्यादा वाले जो गामा जो होते हैं, वो ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि ये डेल्टा के साथ साथ फास्ट चेंज भी होते हैं। जो एट दी मनी ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप देखोगे कि गामा हमेशा हाईएस्ट होता है। ठीक है, और एक्सपायरी के पास वाले जो गामा होते हैं, देखो एक्सपायरी के पास जो गामा होते हैं ना, अगर आप देख रहे हो कि गामा की जो वैल्यू है वो एकदम हाई है, ठीक है, तो ये आपको हाई रिवॉर्ड देगा, क्योंकि जितना तेजी से गामा चेंज होगा, उतने ही इम्पैक्ट आपको डेल्टा में दिखेगा। ठीक है, लेकिन अगर नियर टू एक्सपायरी है, तो ये हाई रिस्क भी होता है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना बहुत ही जरूरी है कि जितना ज्यादा डेल्टा होगा, उतना वो चीज का जो परसेंटेज होगा वो प्राइस में इम्पैक्ट लाएगा। और गामा जो है वो उसकी स्पीड और स्टेबिलिटी के बारे में बताया, तो गामा जो है वो भी जितना जल्दी चेंज होता जाएगा, उतना ही आपका रिस्क और जो रिवॉर्ड है वो हाई होता जाएगा। तो एक्सपायरी के पास आप जितना हो सके उतना एट दी मनी, और जो ऐसे गामा है जो 4 to 8% या 10% तक जो होते हैं, उसमें आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए इसका एग्जांपल तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको हटा देता हूँ। नहीं तो चलिए मैं दूसरी जगह पे यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हम बात करते हैं थीटा की। ठीक है, तो जो थीटा डीके है, उसे हम टाइम डीके के नाम से भी जानते हैं। अगर जो ऑप्शंस है, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, अगर डेली ये 2% से 3% या मैक्सिमम 4%, ठीक है, 4% से अगर ज्यादा है, 4% से ज्यादा है क्या, थीटा डीके, तो बायर के लिए ये बहुत ही रिस्की हो जाता है। और इसका उल्टा सेलर के साथ होता है, क्योंकि जैसा हमने सीखा था, जो थीटा है वो सेलर्स के फेवर में काम करता है। ठीक है, तो इनके लिए ये गुड टू गो हो जाता है। तो अगर आप क्विक मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे ऑप्शन को अवॉइड करो जिनका थीटा डीके 4% से ज्यादा होता है। और अगर आप डेली कम रिस्क या कम मूव एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो तो जो थीटा है, आप 3% से जो कम वाले होते हैं, लेस देन 3%, उसके साथ आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन जो आपका रिस्क है वो कभी भी 3 to 4% से ज्यादा
नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि टाइम जो है वो बायर्स के हमेशा अगेंस्ट में काम करता है और सेलर्स के फेवर्स में काम करता है। तो जितनी दूर एक्सपायरी होगी उतना ही कम थेटा डीके होगा। तो अगर आप देख रहे हो कि नियर टू एक्सपायरी है और उसका थेटा हाई है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे जा सकते हो जिसका थेटा कम होगा, जिसकी वजह से जो प्रीमियम जो है वो ज्यादा जल्दी से नहीं गिरेंगे, ज्यादा जल्दी से नहीं गलेंगे, और आपकी जो प्राइस है वो कुछ एक रेंज बाउंड में रहेगी। ठीक है, तो नियर टू एक्सपायरी होता है जिसका थेटा हाई होता है। आप उन दिनों में आप कम ट्रेडिंग कीजिए उन ऑप्शंस को जो नियर टू एक्सपायरी होते हैं, ठीक है, और जिनका थेटा हाई होता है। अब हम बात करते हैं वेगा की। वेगा हमें क्या दिखाता है? वॉलेटिलिटी से हमें कितना फायदा होगा। ठीक है, तो मान लो अगर किसी दिन कोई ऐसी न्यूज आती है या फिर कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं, होता है ना, गवर्नमेंट के कुछ डिसीजंस होते हैं, या फिर जो बैंक्स के रिगार्डिंग जो आरबीआई लेती है, जैसे कभी कभी लोन्स में कुछ बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट कम कर दिया, और ऐसी सब जो न्यूज होती है जो मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देती है, ठीक है, या फिर बजट में मान लो कुछ सेक्टर्स के बारे में ऐसा कुछ दिया गया है जिसकी वजह से अब उन सेक्टर्स को फायदा होगा, तो आईवी जो होती है ना वो एकदम जंप कर जाती है क्योंकि अब वॉलेटिलिटी दिखेगी। ठीक है, तो मान लो अगर आईवी किसी दिन 5% से 10% जंप हो जाती है, ठीक है, तो उस दिन जो हायर वेगा ऑप्शन होते हैं वो हमें बेनिफिट देते हैं, यानी कि हमें प्रॉफिट करवाते हैं। लेकिन मान लो अगर किसी ऑप्शन का आईवी ऑलरेडी हाई है, तो ऐसे में ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा बहुत रिस्की होता है। क्यों सर? क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी नहीं आई तो वो एकदम से नीचे गिर जाएगा। अगर वॉलेटिलिटी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर उस हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुई तो ये जो ऑप्शन है वो बहुत ही रिस्की हो जाते हैं। तो स्टेबल मार्केट में और एक्सपायरी के नियत, जो लो वेगा वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो ट्रेड के लिए अच्छे होते हैं। अब हमने इन चारों को समझा है, तो अब हम एक क्विक सिलेक्शन फॉर्मूला लिख लेते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, तो क्विक सिलेक्शन में हम सबसे पहले डेल्टा की बात करते हैं। डेल्टा के बारे में हमने देखा कि जो 40 या फिर 45% से लेके जो 70% डेल्टा वाले जो ऑप्शंस होते हैं वो सही रहते हैं। इसके साथ साथ हम देखेंगे गामा को। गामा जो कि मीडियम टू हाई जाते हैं। शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो जो गामा है, जैसे कि आप, ये तो बहुत दूर की एक्सपायरी हो गई, हम नजदीक की अगर बात करें तो जो गामा है वो मीडियम टू हाई। मीडियम टू हाई मतलब ये जो 19 और जो 20 है ये हाई है। ठीक है, और इसके में अगर हम मीडियम टू हाई वाले ऑप्शंस की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हो 12 से लेके या फिर 14 से 19 तक, या फिर 14 से लेके 20 तक। तो ये जो आसपास वाले जो ऑप्शंस है, या तो इन दी मनी या तो एट दी मनी वाले जो ऑप्शंस है वो वाले ऑप्शन अच्छे होते हैं ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थेटा की। थेटा आपका बहुत ही कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, थेटा को एकदम कंट्रोल रखो। कितना कंट्रोल रखना है?
मिनिमम 3%। ठीक है, अगर आप डेली देख रहे हो तो। क्यों? क्योंकि 3% से ज्यादा का जो रिस्क होता है वो आपको कभी भी फायदा नहीं कराएगा। ठीक है, अगर मान लो एक दिन में अगर आपकी जो ट्रेड्स है वो 3% से ज्यादा लॉस करवा रही है, तो आप बहुत ही जल्दी अपना कैपिटल एग्जॉस्ट कर दोगे। ठीक है, तो आपका जो जो रिस्क है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा है भी तो अप टू 4% तक होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि सामने आपको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो 1:3 या 1:4 के रेशियो तक में मिलेगा। तो आप अगर ऐसा सोच रहे हो कि कोई ऑप्शन आपको उतना रिवॉर्ड दे रहा है तो आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन फिर भी आप 3 to 4% से ज्यादा डेली रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेगा की। देखो ये जो ग्रीक्स है ना वो हमें कहीं ना कहीं पे हेल्प करते हैं मार्केट को समझने के लिए। ठीक है, वोलाटिलिटी के साथ ये अलाइन होता है। तो जब भी आप वोलाटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हो तब आप वेगा को देखो। वेगा आपको बताएगा कि अगर वोलाटिलिटी आज आती है तो कौन सा ऑप्शन आपको किस हिसाब का प्राइसिंग दिखा सकता है, यानी कि प्रीमियम में कितना ग्रोथ या फिर डीके आ सकता है। ठीक है, अब एक और इम्पोर्टेंट टर्म की बात करते हैं जहां पे आप देख सकते हो जो इंडिया विक्स है। ठीक है, ये जो इंडिया विक्स है वो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो दिखाता है। ठीक है, तो इंडिया विक्स के बारे में हम समझते हैं। आपने देखा होगा ऐसा ऑप्शन। ठीक है, ये जो इंडिया विक्स है वो एक वोलाटिलिटी इंडेक्स की। ठीक है, ये हमें रियल टाइम में बताता है। ये एक एनएससी का कैलकुलेटेड इंडेक्स है जो मेजर करता है मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को, और ये एन्युलाइज करता है वोलेटिलिटी रिस्क और फ्लक्चुएशंस के साथ। जनरली ये निफ्टी 50 के बेस पे देते हैं और ये ओवर नेक्स्ट 30 डेज, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है, जो फ्लक्चुएशंस है, वो 30 दिन के अंतर्गत में कैसी हो सकती है। ठीक है, ऑफन इसे हम फियर इंडेक्स के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि जब जब मार्केट में एक फियर बढ़ता है तब तब आप देखोगे कि एक विक जो है वो भी हाई होता जाएगा। और मार्केट की जो अनसर्टेनिटी है यानी कि जो फियर है वो उस टाइम पे जो विक्स है वो हाई चला जाएगा। और जब भी मार्केट में एक स्टेबिलिटी या फिर कॉन्फिडेंस आता है तो आप देखोगे कि जो विक्स है वो एकदम लो सिग्नल देते हैं। तो यहाँ पे हम की एस्पेक्ट देखते हैं इंडिया विक्स के। ये इसका पर्पस क्या है, तो एक फियर गॉज को एनालाइज करना, मतलब ये एक थर्मोमीटर है, इमोशनल थर्मोमीटर जो हेल्प करता है इन्वेस्टर और मार्केट के जो सेंटीमेंट है उसको स्टडी करने के लिए, जिससे कि हमें एक पोटेंशियल रिस्क पता चले और जो फ्यूचर में जो प्राइस फ्लक्चुएट होने वाली है उसकी हम एक एक्सपेक्टेशंस रख सके। तो ये एक इमोशनल थर्मोमीटर है जो मेजर करता है रिस्क और फ्यूचर प्राइसिंग। ठीक है, अब इसको कैसे डिराइव किया जाता है, मतलब इसका कैलकुलेशन कैसा होता है। तो जो बेस्ट बीड आस्क प्राइस होती है निफ्टी 50 ऑप्शन की, नियर एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी वाले, ठीक है, उसको ब्लैक स्कूल मॉडल्स के साथ, जो हमने अभी जो ऑप्शन चेन वाला जो पहला पार्ट था उसमें हमने देखा था ब्लैक स्कूल मॉडल, तो उसके साथ जो फॉर्मूला था उसको कैलकुलेट करते हैं और इस हिसाब से विक्स को डिराइव करते हैं। अगर हम कभी देखते हैं कि हाई विक्स का मीनिंग क्या है, मतलब जनरली जो 25 के अबव होता है, तो ये फियर और अनसर्टेनिटी को दिखाता है। और ये दर्शाता है कि एक शार्प प्राइस स्विंग्स आ सकती है, मे बी कभी कभी क्राइसिस के टाइम पे आप देख सकते हो ये चीज। और जब भी अगर एक लो विक्स, मतलब जनरली बिलो 15 जो होती है, तो उसे हम कहते हैं कि एकदम लो वोलाटिलिटी है, मार्केट में ज्यादा वोलाटिलिटी नहीं है, मार्केट एक स्टेबल रेंज बाउंड में रहता है, या फिर कॉन्फिडेंस है तो एक ग्रेजुअल एक फॉर्म में वो बढ़ती जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशनशिप विद निफ्टी। ठीक है, विक्स का रिलेशन कैसा है निफ्टी के साथ। तो जनरली इसका इनवर्स रिलेशन होता है, मतलब आप देखोगे कि अगर विक्स बढ़ रहा है तो निफ्टी 50 गिरेगा, और जैसे कि अगर विक्स गिर रहा है तो निफ्टी 50 बढ़ेगा।
और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडर्स के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि जो ऑप्शंस के जो प्राइजेस है, ठीक है, वो वीक्स के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर वीक्स अगर बढ़ रहा है तो ऑप्शन के जो प्रीमियम्स है वो भी बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। तो ये सारी चीजें जो मार्केट से जो एक्सपेक्टेशंस है और उसकी जो वॉलाटिलिटी अगले 30 दिनों में जो दिखने वाली है, उसके लिए ये एक बहुत ही क्रुशियल टूल है रिस्क असेस करने के लिए। ठीक है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जो रिस्क असेसमेंट करते हैं वो ये इंडिया विक्स दिखाता है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो, आप किसी भी अ, अभी हमने जो एग्जांपल्स लिए थे वो सारे निफ्टी 50 के एग्जांपल थे। आप इसी प्रकार से किसी कंपनी के बारे में भी सर्च कर सकते हो अगर आपको किसी की ऑप्शन चेन जाननी हो तो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हमारा जो फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी। तो अगर ये जो है आपको एचडीएफसी की जो ऑप्शन चेन है वो दिख रही है, तो इस प्रकार से आप ऑप्शन चेन देख सकते हो। यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो ग्रीक्स के साथ और भी जो डेटा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो ओआई। जो ये जो ओआई है इसके बारे में भी हम इन डेप्थ में बात करेंगे आने वाले में। ठीक है, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आई है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसके ऊपर जरूर एक सेशन लाऊंगा। ठीक है, तो फिर अगले पार्ट में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।